नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, इस साल का जो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन होना है, उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म से जुड़ा हुआ बिल यहां पर आना है और कानून बनने की प्रोसेस में ये जाएगा। आखिर ये इतना मेजर बिल क्यों है, इसको क्यों हम डिस्कस करना चाहते हैं, ये सारी बातें आपको समझ आएगी। ये दरअसल इंडिया के बिजनेस इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। और जब से नई सरकार आई है, नई सरकार ने यहां पर बात की है बिजनेस इकोसिस्टम को और ज्यादा इंप्रूव करने की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शब्द का इस्तेमाल आपने कई बार देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, और सरकार के जो अधिकारी होते हैं उनके मुंह से। साथ में यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे रिफॉर्म्स, क्योंकि अब चर्चा चल रही है इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की। साथ में इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर भी यहां पर कुछ एम्बिशियस टारगेट जो है सरकार डिसाइड कर रही है। तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूरा टॉपिक हो जाता है। अगर बात करें 2019 के जीएस पेपर मेंस में, जीएस पेपर 3 की, मेंस 2019 के जीएस पेपर 3 की अगर बात करें तो यहां पर क्वेश्चन आया है कि सरकार ने ऐसे कौन से रिफॉर्मेटिव स्टेप्स लिए हैं, सरकार ने ऐसे कौन से रिफॉर्म्स किए हैं जिससे सरकार फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और इफेक्टिव बनाना चाहती है। यानी कि यहां पर सरकार के स्टेप्स बताने हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर से जुड़ा हुआ ये रिफॉर्म पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से फूड ग्रेन एक जो सिस्टम हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से इंडिया में बिजनेस इकोसिस्टम और स्टार्टअप कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं होती है और 2014 से बहुत ज्यादा इस पर जोर भी दिया जा रहा है। तो कल को कभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार ने कौन से मेजर स्टेप्स लिए हैं, रिफॉर्म किए हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए विद आंकड़ों के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ। इतना ही नहीं, इस इन टॉपिक्स पर ऐसे भी लिखने को कभी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या फिर स्टार्टअप कल्चर पर क्या सरकार ने स्टेप लिए हैं, पूछ सकता है। उसके अलावा अगर आप 2012 प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहां पर देखेंगे तो कहता है कि सरकार ने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए कौन से यहां पर कदम उठाए हैं, कौन से स्टेप्स जुड़े हुए हैं। तो डायरेक्ट प्रीलिम्स में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जहां तक बात है। तो हमारे जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है और प्लानिंग और इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। साथ में ये टॉपिक आप देखेंगे कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन से भी किस तरह जुड़ा हुआ है, वो भी आपको समझ आएगा। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं यहां पर हमारा किन मुद्दों पर चर्चा यहां पर रहने वाली है। तो हमारा डिस्कशन रहेगा कि ये जो बिल आया है जन विश्वास बिल, आखिर ये जन विश्वास बिल है क्या और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। दूसरा कहेगा कि किस तरह से यहां पर ये जो लेजिस्लेशन है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सुधारेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एनवायरनमेंट को और बदलेगा। कहता है कि यहां पर कौन से कानून है जिनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है, क्योंकि ये जो बिल है ये कई सारे ऐसे कानूनों को डीक्रिमिनलाइज करता है जो कि अभी तक हमारे बिजनेस इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे थे और हमारे बिजनेस इकोसिस्टम को पनपने, फैलने और ग्रो करने नहीं दे रहे थे, ठीक है। चलिए, और कहता है कि यहां पर इस जो ये बिल है इससे जुड़े हुए क्या कंसर्न्स हैं, क्या चिंताएं हैं, क्या इसका क्रिटिसिज्म है, वो भी यहां पर देखेंगे। साथ में हमारे मेंस एग्जाम से ओरिएंटेड और मेंस एग्जाम से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या स्टेप्स भारत के अंदर अभी तक मेजर स्टेप्स उठाए हैं, तो यहां पर वो भी देखेंगे मेजर स्टेप्स सरकार ने क्या उठाए हैं। आगे बढ़ने से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज सेट अप इन 2014 फॉर आइडेंटिफाइंग द ऑब्सोलीट लॉज। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे और वीडियो के एंड में मैं इसका आपको जवाब दूंगा। तो यहां पर ये कहता है कि 2014 में सरकार ने कमिटी का गठन किया था। उस कमेटी का काम था कि वो क्या करेगी, ऐसे कानूनों को आइडेंटिफाई करेगी जो कि अब किसी काम के नहीं रहे, पुराने हो चुके हैं और एक तरह से कंप्लायंस बर्डन बढ़ाते हैं। तो बताएंगे कौन सी ऐसी कमेटी थी जो सरकार ने 2014 में बनाई थी, इसको आप अटेम्प्ट करेंगे। अब यहां पर बात करते हैं, अभी जो चर्चा में है वो क्या बात है, वो है जन विश्वास बिल। पार्लियामेंट में आने वाला है मॉनसून सत्र के अंदर और यहां पर ये कहता है कि ये बिल क्या करेगा, ये बिल यहां पर इंडिया का जो रेगुलेटरी लैंडस्केप है, यानी कि सरकार जिस तरह से कंपनियों को रेगुलेट करती है, इसको पूरी तरह से बदलने वाला है। क्योंकि यहां पर कई सारे माइनर ऑफेंसेस, ऐसे अपराध जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, उनको क्या करेंगे, डीक्रिमिनलाइज करेंगे, ठीक है। यानी ये कानून क्या करेगा, जो माइनर ऑफेंसेस, जो कि नॉन सीरियस अपराध हैं, उनको डीक्रिमिनलाइज करेगा। उनमें से जेल जो टर्म थी, उस जेल टर्म वाले क्लॉज को हटाएगा और यहां पर फाइन जैसे
यहाँ पर क्लॉज लेकर आएगा, यानी कि पेनल्टी थोड़ी हल्की यहाँ पर करेगा, ताकि बिजनेस करने वाले जो लोग हैं उनमें ये डर ना हो कि अगर हमसे ये कंप्लायंस छूट गया, अगर हमसे किसी कानून का ये पालन छूट गया तो हमें जेल हो सकती है। तो ऐसे में खुलकर बिजनेस हो, सारे स्टेप्स जो है बिजनेस इकोसिस्टम में खुल के लिए जाएं, इसलिए यहाँ पर इस कानून को लेकर आया जा रहा है। और कम से कम 42 कानूनों में बदलाव होगा। अब आप इससे समझिए, ये जो कानून लेकर आया जा रहा है अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल, ये एक बिल लेकर आया जाएगा और इस बिल के तहत कई सारे कानूनों के अंदर बदलाव किए जाएंगे। और कितने कानून हैं? लगभग 42 कानूनों में बदलाव किए जाएंगे और कंप्लायंस बर्डन जो है उसको रिड्यूस किया जाएगा और यहां पर डीक्रिमिनलाइजेशन पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कंप्लायंस बर्डन कम जाएगा और ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बढ़ावा देगा। अब यहां पर अगर बात करें तो कहता है कि दिसंबर के अंदर भी इस बिल को प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में, तब इसको रेफर कर दिया गया था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करेगी? इसको स्क्रूटिनाइज करेगी, इसकी जांच पड़ताल करेगी और फिर इसमें सुधार जो है वो बताएगी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बजट सेशन के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी और कुछ रिकमेंडेशंस उसमें दी। सरकार ने अब क्या करा? सरकार ने यानी कि कैबिनेट ने अब मंजूरी दे दी है, ये जो रिफॉर्म्स प्रेजेंट करे थे, रिकमेंडेशन दी थी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, इसकी रिकमेंडेशंस को सरकार ने मान लिया है और हरी झंडी दे दी है कि आप विद रिकमेंडेशंस के साथ, रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट करके आप इस बिल को अब मॉनसून सेशन के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ये मॉनसून सेशन में प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि पिछले साल भी ये बिल जो है चर्चा में रहा है। अब अगर बात करें यहां पर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखेंगे। कहता है कि ये लगभग 180 तरह के अपराधों को डीक्रिमिनलाइज करेगा और ये अलग अलग अपराध अलग अलग कानूनों के अंदर, लगभग 42 अलग अलग कानूनों में ये सारे अपराध आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, मीडिया इंडस्ट्री, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन सब से जुड़े हुए ये सारे अपराध हैं, इनको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा, जो कि माइनर ऑफेंसेस हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है कि यहां पर बेसिक ध्यान दिया जाएगा कि इम्प्रिजनमेंट, जहां पर भी पनिशमेंट के अंदर जेल टर्म का प्रावधान है, उस क्लॉज को हटाकर वहां पर पेनल्टी, कोई फाइन, जुर्माना, इस तरह के क्लॉज डाले जाएंगे, यानी कि जेल टर्म को अवॉइड करने की यहां पर पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि भाई बिजनेस इकोसिस्टम में जो लोग हैं वो क्या करें? अगर कोई बिजनेस कर रहा है, देखिए हर व्यक्ति जो है 2000 करोड़ का बिजनेस नहीं करता, किसी किसी का बिजनेस जो है अभी छोटा भी होता है। ठीक है, तो उसमें उसके बाद मार्जिन प्रॉफिट बहुत कम होता है। ऐसे में अगर छोटे छोटे नुकसान होने लगे, जेल टर्म जैसे खतरे मंडराने लगे, तो वैसा व्यक्ति बिजनेस अपना फैलाता नहीं है और बिजनेस प्रॉपर तरीके से कर भी नहीं पाता है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर ऑफेंसेस को कंपाउंडिंग नेचर का बनाया जाएगा। ठीक है, एक तो यहां पर इंप्रिजनमेंट का क्लॉज हटाया जाएगा, उसके अलावा यह भी जोर दिया जाएगा कि कुछ अपराध ऐसे हों जिसके अंदर सुलह कर ली जाए, यानी कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब होता है ऐसे अपराध जहां पर आप सुलह कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आप लिटिगेशन प्रोसेस में, कानून के कचहरी में, आप कोर्ट में जाते नहीं हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा कहता है कि यहां पर ग्रीवेंस रिग्रेसल मैकेनिज्म जो है उसको थोड़ा चेंज किया जाएगा और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स यहां पर अपॉइंट किए जाएंगे, यानी कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे जो शिकायतें मिलेंगी इस जो जन विश्वास बिल के तहत, जो अलग अलग कानूनों के वायलेशन से जो शिकायतें मिलेंगी, तो यहां पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स होंगे, वो इस पर कितनी पेनल्टी, कितना जुर्माना होगा, ये सारी चीजें डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिटरमिन द पेनल्टीज। उसके अलावा यहां पर कहता है एक इंपॉर्टेंट चीज कि हर 3 साल के अंदर जो पेनल्टीज हैं वो बढ़ जाएंगी 10% से। ठीक है, तो यहां पर रिवीजन ऑफ ऑफेंसेस भी है, जो पेनल्टी लगेगी हर 3 साल में 10% वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि पेनल्टी का, यानी कि जुर्माने का जो अमाउंट है वो भी बढ़ने लग जाएगा। अब हमारे प्री और मेंस से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर है, यह आपको बिल्कुल दिमाग में आपके रचा और बसा होना चाहिए। यहां पर अगर बात करें, कहता है कि ये जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये सब लिए जा रहे हैं भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, भारत के बिजनेस इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, सुधारने के लिए। अब अगर बात करें भारत की, तो भारत के अंदर जितना भी बिजनेस सेक्टर है, जितना भी प्रोडक्शन वाला पार्ट है, उसके अंदर मैक्सिमम अगर बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा मीडियम स्मॉल, ठीक है, और एंटरप्राइजेस आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पर आपको ज्यादातर मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है, देखने को मिलती है, यानी कि लघु उद्योग जो है वो आपको भारत के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। कहता है कि लगभग 6 करोड़ से ज्यादा एंटरप्राइजेस, जो कंपनियां हैं, जो उद्योग हैं, वो एमएसएमई के अंदर आते हैं, लघु उद्योगों के अंदर आते हैं। ठीक है, एमएसएमई के अंदर
ठीक है। तो स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंडर आते हैं 6 करोड़ से ज्यादा, इस डेटा को याद रखेंगे। उसके अलावा कहता है कि 30% जो है ये इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। भारत की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है। तो अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई कानून है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया की ग्रोथ को डायरेक्ट हिट करेगा, साथ में इंडिया के एम्प्लॉयमेंट जो सिनेरियो है उसको भी चेंज करेगा। 45% मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन देता है, और भारत में जरूरी है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोग प्राइमरी सेक्टर से निकलकर सेकेंडरी सेक्टर में भी जाएं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। उसके अलावा कहता है कि यहां पर 40% एक्सपोर्ट में भी पार्टिसिपेट करता है ये एमएसएमई सेक्टर। उसके अलावा 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। एक एक डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए, एग्जाम में ये कोट करा जाता है और बहुत बेसिक डेटा है ये, इसमें आपको कोई भी नहीं सोचना कि मैं क्यों याद रखूं, क्या याद रखूं। और आप देख सकते हैं कि भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है, जो लघु उद्योगों का सेक्टर है, जीडीपी के पर्सपेक्टिव से, एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से, उसके अलावा रोजगार के पर्सपेक्टिव से, हर प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कहता है अभी यहां पर क्या सिनेरियो चल रहा है, ये जो पूरा कंप्लायंस बर्डन है और जितना कानूनों का पालन इन सभी उद्योगों को करना पड़ता है, इसका क्या यहां पर सिनेरियो चल रहा है। तो बात करें, कहता है लगभग 1500 से ज्यादा लॉज हैं, जिसके अंदर 70,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस हैं, यानी कि आपको 70,000 से ज्यादा नीति नियमों का पालन करना पड़ेगा, और अगर कोई चूक होगी तो आपको वहां पर सजा भी मिल सकती है, एक बिजनेस की जहां तक बात है। ठीक है, तो कहता है कि 70,000 से ज्यादा आपको कंप्लायंसेस देखने पड़ेंगे भारत के बिजनेस में, सिस्टम में। उसके अलावा ये एक्सेसिव जो कंप्लायंस है, इसका बर्डन ज्यादातर किस पर पड़ता है, ज्यादातर बर्डन जो स्मॉल सेक्टर के एंटरप्राइजेस हैं, लघु उद्योग, इन पे ज्यादा बर्डन पड़ता है। क्यों? कि हमने देखा 6 करोड़ से ज्यादा जो है भारत में एंटरप्राइजेस वो स्मॉल नेचर की हैं। उसके अलावा बात करें, यहां पर 2022 की एक रिपोर्ट है ओआरएफ की, ये कहती है कि भाई यहां पर जो 70,000 कंप्लायंसेस हैं, इसमें से लगभग 26,000 जो है इनके अंदर इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल टर्म का प्रावधान है। यानी कि जो कंप्लायंसेस हैं, अगर आप इनको ब्रीच करोगे, आप इनका वायलेशन करोगे, किसी कानून को आप नहीं फॉलो कर पाओगे, तो यहां पर लगभग 26,000 में आपको देखने को मिलेगी जेल भी हो सकती है। तो यानी कि काफी ज्यादा एक रिस्ट्रिक्टिव नेचर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है, जहां तक बात है रेगुलेटरी साइड से, यानी कि कानूनों का पालन करने की। ठीक है, तो बिजनेस ऐसे में खुलकर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, खुलकर चीजें नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहां पर जरूरी है इन चीजों को सुधारना। उसके अलावा ओआरएफ की रिपोर्ट यहां पर कहती है कि अगर मान लीजिए कोई छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी है, कोई लघु उद्योग है, छोटा एवरेज एंटरप्राइज है, ठीक है, एवरेज है, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है, तो यहां पर अगर मान लीजिए 150 एम्प्लॉयज हैं, तो इन 150 एम्प्लॉयज की अगर कंपनी कोई चल रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसको 500 से 900 कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ता है, और उसके अलावा 12 से 18 लाख का खर्चा आता है। यानी कि ये जो कंप्लायंसेस का बर्डन है, ये सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट नहीं करता है, ये साथ में बिजनेस के ऊपर एक इकोनॉमिक बर्डन, एक फाइनेंशियल बर्डन भी डालता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है इसको सुधारना, इस चीज को एड्रेस करना। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है, आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने या एक भाषण में अभी हाल ही में बयान दिया है कि भाई भारत जो है उनकी थर्ड टर्म के अंदर, प्राइम मिनिस्टर की थर्ड टर्म के अंदर एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। तो यहां पर अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने भी ये बात कही है कि 2027-28 तक भारत जो है तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर भारत को तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी हमें बनाना है अगले 4-5 साल में, तो बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे मेजर्स लिए जाएं, रिफॉर्म, जहां पर जीडीपी को बढ़ावा मिले, जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। साथ ही में मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखेंगे, आने वाले हमारा जितने भी सरकार की पॉलिसीज हैं इन्हीं पॉइंट्स पर आधारित है, इसी स्पिरिट पर। तो 2022 में लाल किले से सरकार, पीएम मोदी ने लाल किले से यहां पर पंच प्राण की बात की थी। पंच प्राण यानी कि आप कह सकते हैं एक तरह से पंच प्राण है, पांच प्रोमिसेस हैं जो हमें खुद से करनी है देश के लिए अमृत काल के अंदर, जिसके अंदर पहला यहां पर टारगेट जो है वो है कि भाई गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, यानी कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। ये पंच प्राण में से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा आप देख सकते हैं सेकंड की हमें यहाँ पर जो माइंडसेट है उसको डीकोलोनाइज करना है, यहाँ पर अपनी रूट्स में हमें प्राइड लेना है। उसके अलावा देश के अंदर यूनिटी हमें बढ़ानी है, साथ में
सिटीजन्स के अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी हो, कानून का पालन वो करना सीखें, ये सारी चीजें हैं। तो पंच प्राण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसए में आपके कोट करने में काम आएगा। उसके अलावा एथिक्स के पेपर में गवर्नेंस के साइड में आपको यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। तो याद रखेंगे पंच प्राण में से एक आपको मिलेगा। 2047 तक डेवलप्ड नेशन अगर बनाना है तो ये सारे स्टेप्स भी यहाँ पर जरूरी हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है, इसको आप पेपर में भी कोट कर सकते हैं अपने मेंस के, कहता है कि भाई लोगों का सरकार में विश्वास होना तो ठीक है, लेकिन सरकार का भी लोगों में विश्वास होना चाहिए। और सरकार का लोगों में ही नहीं, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं हैं, उसमें भी सरकार का विश्वास होना चाहिए, तभी एक ट्रू डेमोक्रेसी बन पाती है। ठीक है, तो यहां पर जन विश्वास बिल इसलिए लाया गया है कि सरकार ये अज्यूम करेगी कि भाई लोग जो हैं वो अपनी तरफ से बिजनेस में, इकोसिस्टम में कानून का पालन करेंगे, कंप्लायंसेस, हम आपको सजा नहीं देंगे जेल की, हाँ कुछ आपके लिए पेनल्टी लगाई जाएगी, लेकिन हमारा विश्वास ये रहेगा कि आप इन कानूनों का पालन करेंगे और सही से कानून का पालन करेंगे। तो सरकार को भी ट्रस्ट दिखाना होगा लोगों के अंदर और इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो ये इसका एग्जाम्पल है। आप बोल सकते हैं जब भी एथिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट के अंदर आप लिखेंगे, ट्रस्ट की बात होगी, ट्रस्ट बिल्डिंग की, तो इस चीज का, जन विश्वास बिल का आप एग्जाम्पल देकर इस लाइन को कोट कर सकते हैं। सिर्फ लोगों का सरकार में भरोसा होना ठीक है, लेकिन सरकार का भी लोगों में भरोसा अगर होगा तो ये टू वे प्रोसेस जो है एक डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। आप इस तरह की चीजों को, ये आधिकारिक चीजें हैं, ठीक है, आप इनको ऐसे में और एथिक्स के अंदर और गवर्नेंस जीएस पेपर 2 के अंदर भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर एक थोड़ा सा आपको नया पर्सपेक्टिव दिखता है, सरकार का लोगों में विश्वास। ठीक है, तो कंप्लायंस बर्डन बढ़ाना इसीलिए है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग पर फायदा देगा। अब ये जो कंप्लायंस बर्डन है, इससे नुकसान क्या होता है, क्यों ये इतना समस्या बना हुआ है? क्योंकि यहां पर जब बिजनेस एक्टिविटी खुलकर नहीं हो पाती है तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा। इन्वेस्टर को लगेगा मैं अगर इस बिजनेस में पैसा लगा दूं तो ये बिजनेस भारत में काम कर रहा है, 100 तरह के इसको कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, पता नहीं मुझे फायदा होगा, रिटर्न मिलेगा या नहीं। तो इन्वेस्टर क्या करता है, पैसा नहीं लगाता है बिजनेसेस में। भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो इससे अफेक्ट होती है। उसके अलावा यहां पर लेंदी प्रोसेसेस जो होते हैं, कंप्लायंस, अगर आपको किसी कानून का पालन करना है, कोई क्लियरेंस लेना है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना है, जमीन से जुड़े हुए कुछ आपको काम करवाने हैं, ठीक है, कोई भी अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो आपको कई प्रकार के क्लियरेंस चाहिए। ऐसे में क्लियरेंस भी जल्दी से नहीं मिलते हैं, तो डिले होता है, टाइम लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होती है ये अफेक्ट होती है, लोग बिजनेस में जाने से कतराने लग जाते हैं। उसके अलावा यहां पर ये जो कंप्लायंस बर्डन है ये सिर्फ एक इंसान को और बिजनेस एक्टिविटी को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि ये हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर भी बहुत भारी भरकम बर्डन बनकर सामने आता है। जैसे कि इस डेटा को याद रखेंगे, मेंस के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। कहता है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के डेटा को अगर देखें तो जुलाई 2023 तक भारत के अंदर 4.4 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। यानी कि पूरी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सबऑर्डिनेट जुडिशरी तक 4.5 करोड़ के आसपास पेंडिंग है पूरे भारत में। और इसमें से कहता है कि 3 करोड़ से ज्यादा केसेस जो हैं ये क्रिमिनल नेचर के हैं। यानी कि अगर आप सरकार पे और जुडिशरी पे बर्डन कम करना चाहते हैं तो आप डीक्रिमिनलाइजेशन अगर इन कानूनों का करेंगे तो यकीनन यहाँ पे कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं क्रिमिनल नेचर के, इनमें भी गिरावट आएगी। तो जुडिशरी पे भी जो बर्डन है केसेस का वो कम होगा, यहाँ पर जस्टिस जो है टाइम पर लोगों को मिलेगा, और साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग भी यहाँ पर होगा। अब अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन क्या दिए हैं यहाँ पर, कौन कौन से बदलाव, फॉर एग्जाम्पल आपको पता चले। वैसे तो यहां पर सरकार ने लगभग 42 कानूनों में बदलाव किए हैं, लेकिन हम 2-3 का एग्जाम्पल यहां पर लेके समझ लेते हैं कैसे कानूनों में बदलाव किस प्रकार के हुए हैं। जैसे कि अगर आप ट्रेसपास कर जाते हैं, यानी कि बाउंड्री क्रॉस करके रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में चले जाते हैं, या फिर आपका जानवर चला जाता है, या फिर वहां से पेड़ वगैरह, आप रिजर्व फॉरेस्ट में से पेड़ वगैरह काट लेते हैं, तो यहां पर पहले जेल टर्म हुआ करती थी, ठीक है, और 500 रुपए तक का यहां पर फाइन हुआ करता था। अब जो सजेशन दिया गया है वो ये कि 500 रुपए तक का फाइन हो, उसके अलावा जो नुकसान किया है उसकी भरपाई आप करें। साथ में यहां पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो सजेशन दिया था उसमें कहा था कि 5000 तक का जुर्माना होना चाहिए। और अगर बात करें यहां पर कोई इंडस्ट्री अगर आप लगा रहे हैं, पॉल्यूटिंग जो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया है उस एरिया में अगर आप कोई पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले इंडस्ट्रीज आप लगा रहे हैं, तो पहले जेल टर्म हुआ करती थी लगभग 6 साल की।
और अब इसको बदल के कर दिया गया है 15 लाख तक का जुर्माना, ठीक है, यानी कि जेल टर्म खत्म कर दी है। उसके अलावा प्रिवेसी ब्रीच करते हैं अगर आप आईटी एक्ट के अंडर, तो पहले यहां पर जेल टर्म होती थी 2 साल तक की, यानी कि सोशल मीडिया और यहां पर जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसमें यहां पर कुछ एप्स बने, यहां पर इंटरनेट के थ्रू जो स्टार्टअप्स हैं उनको फायदा मिले, प्रिवेसी का खतरा ज्यादा उनके ऊपर ना मंडराए। पहले जेल टर्म होती थी 2 साल की, अब यहां पर प्रिवेसी बीच पर 5 लाख का जुर्माना है। उसके साथ में अगर बात करें यहां पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अगर आप किसी कंप्लायंस को अनजाने में ब्रीच कर देते हैं, किसी कानून को तोड़ देते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अनजाने में अगर तोड़ देते हैं, तो आपको यहां पर पहले 5 साल तक की कैद हो सकती थी, अब इसको हटाकर 1 लाख से 15 लाख तक का जुर्माना बीच में कर दिया गया है इनएडवर्टेंट अगर आपका कंप्लायंस हो, यानी कि अनजाने में कुछ आपसे कानून टूट गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। एक चीज यहां पर एक और देखने को मिल रही है कि जितने भी जेल टर्म्स थी सबको पैसे में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है, कंप्लायंस बर्डन कम होगा। लेकिन यहां पर एक समस्या और ये है, जिसके पास पैसा है, जो कंपनी अफोर्ड कर सकती है, वो क्या करेगी, वो कहेगी भाई अगर मेरे पास 1 लाख रुपए फाइन भर के 15 लाख रुपए फाइन भरकर अगर मेरे को 50 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, 1 करोड़ का फायदा हो रहा है, तो कानून तोड़ दो, 15 लाख रुपए यहां दे देंगे, बाकी 85 करोड़ अपने फायदे में आ गए। तो ये एक टेंडेंसी भी एक देखने को मिल सकती है और ये क्रिटिसिज्म इस बिल का देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहां पर बात करें तो पहला पॉइंट यही है क्रिटिसिज्म की, अगर बात करें कहता है कि जो लार्ज कॉर्पोरेशंस है जो प्रॉफिटियरिंग पे ध्यान देती हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 15-20 लाख रुपए अगर आप जुर्माने में भर भी देंगे तो बाकी का जो उनका हजारों करोड़ रुपए का जो फायदा हो जाएगा, यानी कि आप यहां पे क्या कर सकते हैं, हो सकता है कल को एक नेक्सस भी डेवलप हो जाए भाई रेगुलेटिंग एजेंसीज के अंदर और जो बिजनेस हाउसेज हैं उनके बीच में अगर कोई नेक्सस डेवलप हो गया तो जाहिर सी बात है आप पैसा पे करो, कानून का वायलेशन करो और अपना बिजनेस करो और एनवायरनमेंट का या किसी चीज का ध्यान आप मत रखो। तो ये एक कंसर्न है, एक चिंता है। उसके अलावा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स जो नियुक्त किए जाएंगे, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स हो सकता है कि भाई उनके पास उतनी टेक्निकल समझ ना हो, क्योंकि 42 कानूनों के तहत यहां पर आप देखेंगे डीक्रिमिनलाइज किया गया है प्रोविजंस को। 42 कानून अलग अलग फील्ड के हैं। अब इसके तहत हो सकता है भाई एक जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का या फिर सेक्रेटरी लेवल का जो आपने ऑफिसर नियुक्त किया है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, हो सकता है उसको उतनी टेक्निकल नॉलेज ना हो एनवायरनमेंट की, कभी फिल्म से जुड़ा हुआ, कभी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, अलग अलग कानूनों की टेक्निकल एक्सपर्टीज ना होना भी हो सकता है यहां पर एक कंसर्न का चिंता का विषय है, ठीक है, और पेनल्टी वगैरह डिसाइड करने में फिर समस्या हो सकती है। उसके अलावा यहां पर क्या कहा जा रहा है कि भाई ये एनालिसिस ओआरएफ का एनालिसिस बोलता है कि 42 कानूनों की सरकार जिनकी बात कर रही है इसमें हमने डीक्रिमिनलाइज जिनको करा है पेनल्टी अपराधों को, इसमें से अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर तो 23 कानून ऐसे हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, यानी कि 42 कानूनों की जिनकी सरकार बात कर रही है सिर्फ 23 कानून ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, बाकी के जो कानून है वो ईज ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, जड़े जनरल कानून है, जैसे कि पोस्टल स्टैंप चुरा लेना, पोस्टल स्टैंप को टेम्पर कर देना, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से नहीं जुड़ा हुआ, ये नॉर्मल ईज ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर यह बात कही जा रही है 42 में से सिर्फ 23 कानून ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं और इनको आप डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखें अगर बिजनेस इकोसिस्टम में ये जो 23 कानून है ये तो बहुत कम है, आपको अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारना है तो 23 से ज्यादा कानूनों में आपको बदलाव करने पड़ेंगे, वहां पे सुधार करने पड़ेंगे। ये जो 23 कानून है ये बहुत छोटा पार्ट है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये क्रिटिसिज्म यहां पर कहता है। उसके अलावा एक क्रिटिसिज्म ये कहता है कि ये जो सरकार ने स्टेप लिया है डीक्रिमिनलाइज करने का और यहां से जेल टर्म हटाकर पेनल्टी जुर्माना लेकर आए, ये है क्वाजी डीक्रिमिनलाइजेशन, यानी कि ये पूरी तरह से रियल डीक्रिमिनलाइजेशन नहीं है। कहने का मतलब है पहले क्या था, पहले सजा थी जेल की, अब भी तो पेनल्टी है पैसा, यानी कि अभी भी अपराध जो है उसमें सजा तो मिल ही रही है। और यहां पर यह कहा गया है कि भाई ये जो चीज है इसको भी सॉल्व किया जा सकता है अगर सरकार अपनी तरफ से रेगुलेटरी प्रोसेस को सही से फॉलो करे। कहा जा रहा है कि आप ये देख रहे हैं कि किसी ने वायलेट किया, आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपने अच्छे से सुपरवाइज क्यों नहीं किया। तो यहां पे जरूरत है सरकार को रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने की, सरकार को अच्छे से सुपरवाइज करने की। तो ये सरकार की तरफ से कुछ कमियां हैं जिनको आप अगर सुधार लें तो ये पूरा होलिस्टिक रिफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये कहता है कि ऐसा लगता है कि सरकार के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये कमी है,
ठीक है, और आप दूसरी साइड से रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि अगर सरकार ही देखने लग जाए कि कहां पर चीजें ठीक से चल रही है, रेगुलेट और मॉनिटरिंग सही से करे, तो ये पालन जो छोटे छोटे कानून है ये टूटेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में अगर सरकार ही चौकस होकर सही तरीके से चीजों को वहां पर रेगुलेट करें, तो भाई कोई कंपनी जल्दी से वहां पर किसी कानून का वायलेशन या कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब बहुत जरूरी हो जाता है हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से जानना कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार ने पिछले कई सालों में कौन कौन से कदम उठाए हैं मेजर। तो सबसे पहला जीएसटी सरकार लेकर आई, जिसके अंदर आपको ई इनवॉइसिंग यानी कि डिजिटल आपको बिल मिलेगा। ई वे बिल से क्या होता है, माल एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो बड़ी आसानी से चला जाता है ई वे बिल जनरेट होके। उसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको सिस्टम मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा 17 से ज्यादा कानून जो थे, जैसे कि टैक्स जो थे, इनकम टैक्स 17 से ज्यादा टैक्स जैसे कि एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सेनवेट, वैट, इन सबको सबस्यूम करके, इन सबको कंबाइन करके सरकार ने जीएसटी बनाया, तो कंप्लाइंस बर्डन कम हुआ। उसके अलावा सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कटौती की 2019 के अंदर। आप जानते हैं यहां पर सरकार ने कटौती करी और 22% आज रेट चल रहा है, 30% से 22% पर कॉर्पोरेट टैक्स को सरकार ने किया ताकि देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़े। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कंसोलिडेट करा, मर्ज किया गया। इससे क्या हुआ, इससे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो समस्या है उसको टैकल करने में आसानी मिलेगी। बैंक्स लार्ज स्केल बैंक्स बनेंगे तो वो लोन आसानी से दे पाएंगे। बैलेंस शीट की जो समस्या थी उसमें यहां पर सुधार होगा, कंपनियों को लोन वगैरह आसानी से मिलेंगे, तो इंडिया में बिजनेस सही से होगा। कहता है कि यहां पर जो लेबर मार्केट है उससे जुड़े बड़े बदलाव हुए। लेबर कोड सरकार लेकर आई, जैसे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए, वेजेस के लिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए, और साथ में यहां पर सोशल सिक्योरिटी के लिए सरकार सिंगल कोड ऑफ वेज यहां पर लेबर कोड लेकर आई थी, जिसके अंदर 4 मेजर कोड आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि इन कोड्स ने क्या करा, इन कोड्स ने भी कई सारे अलग अलग जो कानून थे लेबर मार्केट से जुड़े हुए उनको कंबाइन किया। ठीक है, और यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में हेल्प करी। उसके अलावा ई मार्केट प्लेस, जैसे कि आपको दिखेगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का पोर्टल, यहां पर अलग अलग सेलर्स आते हैं, वो अपने माल को लिस्ट करते हैं, और सरकार की जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, वो क्या करती हैं, सरकार के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को कुछ भी खरीदना है, स्टेशनरी खरीदनी है, कुछ अलमारी खरीदनी है, चेयर खरीदनी है, टेबल्स, तो वो क्या करती हैं, इन सेलर्स को डायरेक्टली इस पोर्टल से एक्सेस कर लेती हैं, और सरकार और जो सेलर है इनके बीच में कनेक्शन हो जाता है, और ट्रांसपेरेंट तरीके से सरकार क्या करती है, चीजों को खरीदती है। ऐसा नहीं है कि अपनी जानकारी के व्यक्ति से ही किसी से कुछ खरीद लिया और 2 रुपए की चीज 20 रुपए में खरीद ली। ये सारी चीजें यहां पर जुड़ती है और डिजिटल तरीके से सारी चीजें चलती है, प्रोक्योरमेंट। उसके अलावा सरकार ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में थोड़े बदलाव करे। सरकार ने कहा अब हम उन्हीं से लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे जिन लोगों के सामान के अंदर 50% माल जो है वो इंडिजिनस तरीके से होगा, ताकि मेक इन इंडिया को फायदा मिले और इंडिया में लोकल मार्केट जो है वो डेवलप हो। ठीक है, तो 50% जो इंडिजिनस कंटेंट जिनमें होगा सरकार उनको प्रेफरेंस देगी। उसके अलावा सरकार ने 100% एफडीआई लागू कर दी थी। ऑटोमेटिक रूल के तहत कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं वहां पर आप ऑटोमेटिक रूट के तहत एफडीआई नहीं ला सकते, लेकिन बाकी में आपको मिलेगी। उसके अलावा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया। इसने क्या करा, सरकार के जितने भी आप अलग अलग जो क्लियरेंस लेते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री से, ये अब आप सेम पोर्टल पर जाकर ले सकते हैं। उसके अलावा स्पाइस प्लस यहां पर फॉर्म निकाला गया। इसने क्या करा, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि यहां पर लेबर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री, इन तीनों मिनिस्ट्री में की जरूरत पड़ती है जब किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। यानी कि अगर किसी को अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है तो इन 3 मिनिस्ट्रीज का जो काम है वो अब सिंगल एक फॉर्म से यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंगल फॉर्म से इन 3 मिनिस्ट्री का सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आपको कंपनी रजिस्टर करने में अपनी भारत के अंदर आसानी होगी। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं स्पेशल क्लास जो है मेरे साथ, इसमें आप अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लास के अंदर आप मेरे साथ 6ठी से 8वीं तक की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बहुत ही डिटेल में हम इसको कवर कर रहे हैं। साथ में प्लस कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं जिसमें 9th से 12th तक की हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटी। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 50% डिस्काउंट यहां पर चल रहा है, तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है,
SMK लाइव कोड लगाना होगा, और अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स आप खरीदना होगा तो यहां पर कोड लगा सकते हैं SMK लाइव, आपको डिस्काउंट इससे जरूर मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की आपको तैयारी कराई जाती है। साथ में यहाँ पर फाउंडेशन बैच, आरंभ बैच लागू हो चुका है, शुरू हो चुका है, 1-on-1 मेंटोरशिप है, और प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। ऑप्शनल के सभी ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। कोड याद रखेंगे SMK लाइव अगर लगाएंगे तो डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा। साथ में करंट अफेयर की मैगजीन लॉन्च हो चुकी है जो आपको रिवीजन फ्रेंडली तरीके से टेबुलर फॉर्म में मीम्स की मदद से चीज़ों को आसानी से समझाएगी, एरो वगैरह मार के आसानी से रिवीजन हो सकती है। ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में खुल चुका है, राजेंद्र नगर में और मुखर्जी नगर में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए। तो जो भी दोस्त ऑफलाइन स्टडीज़ को प्रेफर करते हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। कोड याद रखेंगे SMK लाइव, ठीक है। चलिए, तो जाते जाते इस क्वेश्चन को बताएंगे। 2014 में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जो क्या करेगी, पुराने कानून जो है जो अब इस्तेमाल में नहीं है उनको हटाना है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसी कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का नाम बताएंगे। तो श्याम बेनेगल कमेटी, पैम राजपूत कमेटी, रामानुजन कमेटी या रतन वटल कमेटी, कौन सी कमेटी है जो सरकार ने बनाई थी? तो सरकार ने बनाई थी रामानुजन कमेटी। रामानुजन कमेटी सरकार ने 2014 में बनाई थी। पेपर के अंदर क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, मेंस वगैरह में भी, क्योंकि अब यहां पर फिर से जन विश्वास के तहत यहां पर जो कानून है उनको कंपाइल, और सरकार का जोर है कानूनों को कंबाइन करके सिंगल तरीके से उनको ज्यादा से ज्यादा आसान बनाया जाए। तो यहां पर भी ऑब्सोलीट कानूनों को भी खत्म करना जरूरी है, ईज ऑफ लिविंग अगर बढ़ानी है। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर 2012 का एक क्वेश्चन है, कहता है कि भाई इनमें से सरकार के कौन से, ठीक है, इनमें से कौन से कदम है सरकार के जो कि यहां पर इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा दे सकती है, ठीक है। चलिए बताइए सरकार के कौन से ऐसे कदम है। तो इसको अटेम्प्ट करेंगे और इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कोई भी डाउट हो मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, साथ में मेल भी कर सकते हैं कोई भी डाउट हो, ठीक है। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।